हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। तो मेरे बच्चे, अब एक और वन शॉट आ चुका है कंपनी लॉ का, डिविडेंड चैप्टर का। अच्छा, जो डिविडेंड चैप्टर है इट इज वेरी 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 स्कोरिंग एंड ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का पक्का डिविडेंड से आता ही है, और ये चैप्टर बड़ा इजी भी है। इजी कैसे? अगर आप ध्यान से देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड, ठीक है, तो हमारे सेक्शन कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं ये देखते हैं। रजे, जब आप डिविडेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी सेक्शन 123 से शुरू होते हैं और 127 पे खत्म हो जाते हैं। मतलब 23, 24, 25, 26, 27 सिर्फ 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो डिविडेंड पे लगते हैं। अच्छा, रूल्स कौन से लगते हैं? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स, ठीक है, और फॉर्म की सीरीज इसमें कोई लगती नहीं है। तो बेसिकली काफी छोटा प्यारा सा और अच्छा सा चैप्टर है जो हमें पूरे पूरे 5 से 8 नंबर हमारे पेपर में देकर जा सकता है। अच्छा, जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड क्या है? अगर आप देखो, कंपनी ऑपरेशंस के लिए शेयर होल्डर से पैसा लेती है, राइट, एंड उस पैसे से पैसा बनाती है। तो मान लो कंपनी ने 100 रुपए कमाए। कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 100। तो अब कंपनी सोचती है कि ऐसा करते हैं कि 50 रुपए सेव कर लेते हैं और 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स में। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स में का मतलब क्या? क्योंकि हमने पैसा शेयर होल्डर से ही तो लिया था, और अगर उनके पैसे से हम पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना उन्हें भी कुछ रिटर्न दे दिया जाए। तो हम लोग जो पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रजे, उसे बोलते हैं डिविडेंड। उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो पैसा हम सेव कर लेते हैं उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब जब आगे चलते हैं, क्या मैम डिविडेंड देना कंपलसरी है क्या? नहीं। अगर कंपनी को लगता है कि भाई ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सपेंशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ये 100 के 100 सेव कर लेते हैं, तो भाई ये वो 100 के 100 सेव करेगी। उससे लगता है नहीं हो गया बस 100 में से 80 डिविडेंड दे देते हैं या 100 का 100 डिविडेंड दे देते हैं, तो मेरे बच्चे कंपनी 100 का 100 डिविडेंड दे देगी। बेसिकली कंपनी की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि उसको डिविडेंड देना है या नहीं देना। बट वंस कंपनी डिसाइडेड कि उसको डिविडेंड देना है तो 123 से 127 फॉलो करना क्या हो जाता है मेरे बच्चे? मैंडेटरी। इतना क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। मैम एक बात बताओ, जैसे जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, है ना? एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, अब इक्विटी पे भी डिविडेंड जाता है, प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड जाता है। तो ये जो चैप्टर है 123 से लेकर 127 तक, क्या ये दोनों तरीके के डिविडेंड पे लगता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रजी जो प्रेफरेंस का डिविडेंड होता है वो मैंडेटरी होता है देना, अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो। ये याद रखना, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है मेरे बच्चे तो उसे प्रेफरेंस को भी डिविडेंड नहीं देना होता। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं और उसने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो पहले मैंडेटरी है कि वो प्रेफरेंस को डिविडेंड देगी। तो क्योंकि ये मैंडेटरी है तो इसके ऊपर 123 से लेकर 127 अप्लाई नहीं होता। बट इन केस ऑफ इक्विटी होल्डर्स हमें पता नहीं है हम कब कितना डिविडेंड देंगे मेरे बच्चे, तो 123 से लेकर 127 एप्लीकेबल हो जाता है। मतलब 123 से लेकर 127 कौन से टाइप के डिविडेंड पे लगेंगे रजी? जो हम इक्विटी शेयर्स पे देंगे। जो हम किस पे देंगे? इक्विटी शेयर पे। अब सवाल आता है कि मैम डिविडेंड होता क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 35 की जब हम बात करते हैं तो वो ये बोलता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलता है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, वो ये नहीं बताता डिविडेंड क्या है। ये तो मैंने आपको अपनी लेमन लैंग्वेज में बताया कि कंपनी जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है तो हम बोलते हैं कि डिविडेंड दिया है। बट इसमें लिखा हुआ है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। मतलब डिविडेंड जो है रजे वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनल डिविडेंड
और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। एक कौन सा होता है रजे? फाइनल डिविडेंड, और एक कौन सा होता है? इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है रजे जो एजीएम पे डिक्लेयर होता है। जो कहां डिक्लेयर होता है? एजीएम पे। और इंटरिम जो बिटवीन टू एजीएम डिक्लेयर होता है, जो बिटवीन टू एजीएम डिक्लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरिम। अब मान लो कंपनी की एजीएम हो रही है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसे हम बोलते हैं फाइनल, और दो एजीएम के बीच में कभी भी जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे हम बोलते हैं इंटरिम। क्या इतना क्लियर हुआ? आइए, जब हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट इट इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जब हम इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं, इट इज बोथ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड। सुनना ध्यान से, जब हम किसकी बात करते हैं रजे? फाइनल डिविडेंड की, तो कौन रिकमेंड करता है? बोर्ड। डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। इंटरिम डिविडेंड कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड। डिक्लेयर भी कौन करेगा? बोर्ड। याद रखना, इंटरिम डिविडेंड रिकमेंडेड as well as declared by the board in the board meeting, but final recommended by the board but declared by shareholders। अच्छा, क्या शेयर होल्डर्स जितना बोर्ड ने डिक्लेयर किया, क्या उससे जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया, क्या उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं? नो। अब मान लो बोर्ड ने रिकमेंड किया रजे 10%, क्या शेयर होल्डर डिक्लेयर कर सकते हैं 12%? द आंसर इज नो, वो ऐसा कर नहीं सकते। उसके बाद मेरे बच्चे आगे चलते हैं, राइट। हमने ये बात की कि कंपनी या तो रिटेन करेगी या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। डिस्ट्रीब्यूट या एज अ डिविडेंड होता है रजे, या क्या होता है? थ्रू बोनस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट एजीएम, प्रपोज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है, शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं बाय पासिंग ओवर। इंटरिम डिविडेंड दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर होता है मेरे बच्चे, बोर्ड पास करता है बाय पासिंग बीआर। बाय पासिंग व्हाट? बीआर। अब हम चलते हैं, सुनना, अब क्या हुआ? बात करते हैं सोर्सेस की। बात किसकी करते हैं? सोर्सेस की। सोर्सेस मतलब जब आप डिविडेंड देते हो तो पैसा आता है या पैसा जाता है? द आंसर इज ऑल्सो पैसा जाता है। तो डिविडेंड देने के 4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला तो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ बोथ, और मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी। मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये याद रखना, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देने के कितने सोर्सेज हैं? डिविडेंड देने के 4 सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं? 4। या तो आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स या आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। अच्छा, जब आप करंट ईयर पास्ट ईयर लिखोगे तो आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन लिखना मत भूलना। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन लिखना मत भूलना। दोबारा बता रही हूं, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। सुनना, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, आउट ऑफ बोथ, और मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किसी भी कंपनी को अगर पेमेंट डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो 4 सोर्सेज हैं। दोबारा, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, आउट ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, ठीक है, आउट ऑफ बोथ, या आउट ऑफ द मनी गिवन बाय सीजीएसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, सीजीएसजी ने कोई ग्रांट दिया है वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर सीजीएसजी ने पैसा दिया आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए तभी आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, पेपर में सोर्सेज आ जाए यही लिख कर आना, फाइनल के सोर्सेज आ जाए तो भी यही लिख कर आना। लेकिन सुनना, इंटरिम के अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में साफ साफ आ गया कि आप इंटरिम के सोर्सेज लिखो, कि आप क्या लिखो रजे? इंटरिम के सोर्सेज, तो इंटरिम के सोर्सेज थोड़े से अलग हैं। आइए एक बार हम इंटरिम के सोर्सेज कर लेते हैं फटाफट से। आ जाओ, यहां तक रजे हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। देखो सुनना, इंटरिम डिविडेंड आप कहां से दे सकते हो? आउट ऑफ सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस
account or profits of the financial year for which the interim dividend is sought to be declared. या तो जो पैसा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा है वहां से डिविडेंड दे दो, ठीक है, या तो जिस साल के लिए डिविडेंड दे रहे हो उस साल जितना प्रॉफिट्स आया है वहां से पैसे दे दो, या जब तुम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसके पिछले क्वार्टर तक तुमने कितना पैसा कमाया वहां से डिविडेंड दे दो। एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चे, मान लो, ठीक है, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो मार्च अप्रैल मई, 1 मई 2025। अच्छा, अब ये सबको पता है ये फाइनल तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फाइनल तो एजीएम पे होता है, तो ये इंटरिम होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इंटरिम के क्या सोर्सेज है, सुन ध्यान से। या तो अगर तेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ पड़ा है तो तू वहां से डिविडेंड दे दे। अब या तो मान ले तेरा साल तो खत्म हो ही गया 31 मार्च 2025, तो 24-25 तो क्लियर हो ही गया, तो जितना पैसा तूने 24-25 में कमाया है उसमें से डिविडेंड दे दे, सीधी सी बात। या फिर एग्जाम्पल, आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो नवंबर 25 में। अच्छा, नवंबर 25 का क्वार्टर कब खत्म हुआ होगा? सितंबर 25 में। तो कह रहा जो तूने अप्रैल से सितंबर तक पैसा कमाया है वहां से डिविडेंड दे दे, सीधी सी बात। आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो बोलो, इंटरिम डिविडेंड की क्या सोर्सेज है? आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोबारा बोलो, आउट ऑफ सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच such dividend sought to be declared, या out of profits generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend। अगर स्पेशली आ जाता है रजे तो आप ये 3 चीजें प्लीज लिख कर आएंगे याद से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब मैम सोर्सेस तो समझ आ गए, अब एक बात बताओ, देखो हमने मान लो डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड क्या किया रजे आपने? डिक्लेयर, और डिविडेंड आपने यहां डिक्लेयर किया, ठीक है। तो कह रहा जैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना उसके विदिन 5 डेज, उसके विदिन 5 डेज वो पैसा जो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में अलग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में अलग अकाउंट में क्या हो जाना चाहिए? डिपॉजिट। और यहीं से 30 दिन के अंदर वो पैसा क्या हो जाना चाहिए? पे। वो पैसा क्या हो जाना चाहिए? पे। और अगर नहीं होता तो यहीं से 7 दिन के अंदर वो पैसा सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो 7 साल के लिए पड़ा रहेगा और उसके बाद वो आईपीएफ में चला जाएगा। उसके बाद वो कहां चला जाएगा? आईपीएफ में। ये हायरार्की याद करनी है हमें। सबसे पहले मेरा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कितने दिन के अंदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में डालना है? 5 दिन के अंदर। और कितने दिन के अंदर पे कर देना है? 30 दिन के अंदर। अच्छा, क्या ये 5 के बाद का 30 है? नहीं, ये यहीं से 30 है। मतलब जब से डिक्लेयर किया उसी के 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में जाएगा, और जब से डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर उस पैसे को आपने क्या कर देना है? पे। उस पैसे को आपने क्या कर देना है? पे। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं कर पाते हो तो जब से 30 दिन एक्सपायर हुए वहां से विदिन 7 डेज वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। वो पैसा कहां चला जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। और वहां वो 7 साल के लिए पड़ा रहेगा, और 7 साल बाद वो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? आईईपीएफ। कौन से अकाउंट में चला जाएगा? आईपीएफ। आईपीएफ की फुल फॉर्म इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है यहां तक। अब लॉ मेकर कह रहे शिवानी सुन, जब तूने पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला ना, वहां से एक काम कर, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर ना एक लिस्ट बना ले कि किस किस का पैसा इस अकाउंट में पड़ा है, किस किस का पैसा पड़ा है, कितना पैसा पड़ा है, कितने शेयर थे, कितना डिविडेंड है। और वो लिस्ट कंपनी तू अपनी वेबसाइट पे लगा दे, और अगर कोई गवर्नमेंट ने वेबसाइट प्रेस्क्राइब किए हुए तो उस पे लगा दे। अगर कोई गवर्नमेंट ने वेबसाइट प्रेस्क्राइब की हुई है तो उस पे लगा दे। समझ आया?
जब से ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया उसके 90 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट बना दे और उस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पे लगा दे, और गवर्नमेंट ने अगर कोई वेबसाइट प्रेस्क्राइब की है तो उस पे लगा दे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? दोबारा, आपने डिक्लेयर किया 5 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में डालना है, 30 दिन के अंदर अंदर पे करना है, नहीं पे कर पाए हो, अगले 7 दिन के अंदर अनपेड में ट्रांसफर होगा, अनपेड में 7 साल तक पड़ा रहेगा, कोई नहीं क्लेम करता, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। जब से अनपेड में गया वहां से 90 दिन के अंदर अंदर आप एक लिस्ट बनाकर तैयार कर देना। क्या यहां तक क्लियर है? आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम आगे चलते हैं। देखो, अगर आपकी सिचुएशन प्रॉफिट में है, यानी कंपनी को प्रॉफिट है, तो आपको जितना डिविडेंड देना है भाई तुम उतना डिविडेंड दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट है, एडिक्वेट प्रॉफिट है, तो तुम्हें जितना डिविडेंड देना है तुम उतना डिविडेंड दो। लेकिन अगर किसी भी सिनेरियो में कंपनी को लॉस है, कंपनी को क्या है रजी? लॉस है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ये याद रखना, लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ये तो भी आप डिविडेंड दे सकते हो प्रोवाइडेड ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। और ये 4 कंडीशंस लिखी हुई है रजे रूल 3 में। ये कहां लिखी हुई है? रूल 3 में। दोबारा, अगर कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, क्या रूल 3 लगेगा? नहीं। क्या ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? नहीं, जितना भी डिविडेंड दो। लेकिन अगर कंपनी को लॉस है या कंपनी ने मेरे बच्चे इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। चारों में से एक नहीं करनी रजे, चारों की चारों। मैम, ये चारों कितनी है? सबसे पहला, पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड दिया, आप इस साल उसका मैक्सिमम एवरेज निकालो, उतना ही दे सकते हो। मतलब इट शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड विच डिक्लेयर्ड बाय इट इन पिछले 3 सालों में। मैम, अगर 3 सालों में डिविडेंड दिया ही नहीं तो ये कंडीशन नहीं लगेगी। मतलब आप समझो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और आपको डिविडेंड देना है, तो आपने अगर पिछले 3 सालों में डिविडेंड दिया है उसका एवरेज निकालो, उसके मैक्सिमम रेट तक आप डिविडेंड दे सकते हो। आपने दिया ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? उसके बाद अमाउंट टू बी ड्रॉन, क्या लिखा है? अमाउंट टू बी ड्रॉन, क्योंकि अब ये पैसा आप कहां से निकालोगे? रिजर्व से। आपके पास प्रॉफिट तो है ही नहीं, आप रिजर्व से पैसा निकालोगे। तो लॉ मेकर कह रहा है कि भाई समझ, अगर तू पैसा रिजर्व से निकालेगा तो मैं मैक्सिमम कितना निकाल सकता है? मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। कितना पैसा निकाल सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और जो तू पैसा निकालेगा, सबसे पहले तू करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करेगा। तू करंट ईयर का लॉस क्या करेगा? सेट ऑफ। और एक और बात का ध्यान रखेगा कि तूने रिजर्व से पैसा निकाल तो लिया, लेकिन तेरे डिविडेंड देने के बाद रिजर्व में कम से कम कितना पैसा बचना चाहिए? तेरे डिविडेंड देने के बाद रिजर्व में कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जितना पैसा बचना चाहिए। मैम, एक बार ये सारी कंडीशंस दोबारा हो जाए। चलो आओ, ये सारी कंडीशंस रजे एक बार दोबारा करते हैं। अच्छा, ये लगेगी कब? जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। ये कब लगेगी रजे? जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, या तो लॉस हो रहा है या क्या हो रहा है रजे? इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अच्छा, रूल कौन सा है? रूल नंबर 3। रूल कौन सा है? रूल नंबर 3। ठीक है, कितनी कंडीशंस है? 4। सबसे पहली तो ये बोलती है मैक्सिमम रेट कितना दोगे डिविडेंड का? एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, पिछले 3 सालों में अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो उसका एवरेज निकाल देना। अगर मैम 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो एवरेज कैसे निकलेगा? आप समझो कैसे निकलेगा, आप लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? पिछले 3 साल का एवरेज निकाल देना, जो मैक्सिमम रेट आएगा वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देना। अब मैम अपने रिजर्व में से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो? मैंने बोला आप 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, अपने रिजर्व्स में से इतना पैसा क्या कर सकते हो? विड्रॉ। सबसे पहला यूज क्या होगा? जो पैसा विड्रॉ किया है उससे करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करे। अच्छा, अगर लॉस पिछले सालों का है तो वो सेट ऑफ नहीं होगा, ओनली करंट ईयर लॉस सेट ऑफ होगा। ओनली क्या होगा रजे? करंट ईयर लॉस सेट ऑफ। अब दूसरी बात सुनना, दूसरी बात, हो सकता है लॉस ना हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, तो कुछ सेट ऑफ ही नहीं होगा। और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट रिजर्व में कितना बचना चाहिए? रिमेनिंग इन रिजर्व कितना बचना चाहिए? कम से कम
15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आपको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर आप डिविडेंड देना चाहते हो। और अगर बात इंटरिम डिविडेंड की आएगी, बात किसकी आएगी रजी? इंटरिम डिविडेंड की। तो इंटरिम में सिर्फ यही वाली कंडीशन लगती है, बाकी ये तीनों कंडीशन इंटरिम में नहीं लगती। तो अगर आपको इंटरिम डिविडेंड देना इन केस ऑफ अ लॉस तो सिर्फ ये कंडीशन लगेगी, बट अगर आपको फाइनल देना है तो रजे ये चारों कंडीशंस लगेंगी। आई होप आपको मेरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे समझ आ गई हो, ठीक है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं। अब मैम आपने एक बात बोली कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, डिविडेंड देना है, ठीक है, लेकिन अगर आप 30 दिन में नहीं दे पाए तो अनपेड में चला जाएगा। बिल्कुल। तो मैम अनपेड में तो चलो जा रहा है, क्या इसमें डायरेक्टर्स और कंपनी को भी गलत माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है मेरे बच्चे। सेक्शन नंबर 127, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ डिविडेंड जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि अगर तुमने 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा, और कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम मानेंगे कि चलो ठीक है तुम्हारी गलती जो है वो नहीं थी, राइट। तो सेक्शन नंबर 127 जो आता है रजे, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार वो सेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिए, कहां गया आजा 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 आजा। ये आईपीएफ के फॉर्म्स आ गए, रेवोकेशन। एक मिनट रुको। या पनिशमेंट, वो क्या कह रहे हैं? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड, मतलब डिक्लेयर्ड हो गया बट कुड नॉट बी पेड विद इन 30 डेज। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एवरी डायरेक्टर, सुनना, every director of the company who is knowingly a party to default punishable with imprisonment which may extend to 2 years and fine which shall not be less than 1,000 for every day till such default continues, and the company shall be liable to pay simple interest at the rate 18%. यूजुअली मैं आपको पेनल्टीज याद करने के लिए नहीं बोलती, बट यहां पे मैं बोलूंगी प्लीज आप लोग पेनल्टीज भी याद कर लेना डिविडेंड की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे बच्चे 30 दिन के अंदर अंदर आप डिविडेंड पे नहीं कर पाते हो तो देख, कंपनी तुझे इंटरेस्ट देना है एट द रेट 18% का, और डायरेक्टर जो कि इसका हकदार है, मतलब वो इज नोइंगली अ पार्टी, इंप्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years की, एंड है और नहीं है, और फाइन लगेगा जो 1,000 रुपए पर डे तक जा सकता है। दोबारा, कंपनी 18% इंटरेस्ट देना है, डायरेक्टर 2 साल तक चक्की पीसेगा, एंड फाइन लगेगा 1,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच नो ऑफेंसेस इज डीम्ड टू बी कमिटेड। ये 5 सिनेरियोज हैं। कितने सिनेरियोज हैं रजी? 5। इन 5 सिनेरियोज में हम ये मानेंगे कि डिविडेंड नहीं गया, 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं, डिविडेंड नहीं गया, लेकिन इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी की गलती आएगी तो कंपनी की लायबिलिटी आ जाएगी। हम ये बोलते हैं नो डाउट 30 दिन से ज्यादा तो हो गया है, लेकिन इसमें कंपनी की गलती नहीं है। कब? वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब मान लो मेरा कोई एनआरआई शेयर होल्डर था, अब फेमा में नए रूल्स आ गए कि अगर आपको एनआरआई शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब भाई आरबीआई से अप्रूवल लेने में 40 दिन लग गए, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, मैं डिविडेंड क्यों नहीं दे पाई? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, मेरे को शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दी थी कि मुझे इस तरीके से आप डिविडेंड दे देना, और कंपनी उन डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं कर पाई, एंड कंपनी ने वो बात शेयर होल्डर को बता दी। अब मान लो मेरे को मेरी शेयर होल्डर ने बोला कि मैम मेरा डिविडेंड इस अकाउंट में डाल देना। जब मैंने वो अकाउंट डाला तो पता चला वो अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और मैंने ये बात अपने शेयर होल्डर को बता दी, और इसी में 30 दिन निकल गए। तो क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं, शेयर होल्डर्स ने मुझे डायरेक्शन दी थी, मैं वो डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाई, और ये बात मैंने शेयर होल्डर को बता दी। अच्छा, अगर ना बताई होती तो क्या तब मेरी गलती होती? यस, तब मेरी गलती होती। लेकिन अगर मैंने शेयर होल्डर को ये बात बता दी, क्या तब मेरी गलती है? द आंसर इज नो, तब मेरी गलती नहीं है। उसके बाद अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड।
पता ही नहीं चल रहा डिविडेंड मिलेगा किसको, पता ही नहीं चल रहा कि रजिस्टर्ड कौन है, बेनिफिशियल कौन है। उसके बाद वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर से उसको कोई भी पैसा लेना है, अगर शेयर होल्डर से उसको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा लेना है तो कंपनी उस पैसे से सेट ऑफ कर सकती है। जैसे कॉल्स इन अरियर्स हैं शेयर होल्डर के, तो वो कंपनी क्या बोलेगी, तेरे कॉल इन अरियर हैं 2000 के, तेरे हिस्से में डिविडेंड आया 2000 का, चल सेट ऑफ कर देते हैं। तो यहां पर हम डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। वेयर कुछ और रीजन है जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे बच्चे इन सारे केसेस में हम मानते हैं कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है। कौन कौन से सिनेरियोज में माना जाता है जे कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है? जहां डिविडेंड कुड नॉट बी पेड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शंस दी थी, डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं कर पाए, शेयर होल्डर को बता दी है ये बात। तीसरी, पता ही नहीं चल रहा ऑनर कौन है, डिस्प्यूट है। चौथा, डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो गया है। पांचवा, फॉर एनी अदर रीजन। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वेयर डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, जहां पे शेयर होल्डर्स ने डायरेक्शन दी थी, वो डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं हो पाई और हमने ये बात शेयर होल्डर्स को बता दी। जहां देयर इज अ डिस्प्यूट कि राइट रिसीव कौन करेगा डिविडेंड, जहां डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट कर लिया गया बाय कंपनी। वेयर कोई किसी भी और रीजन की वजह से आप डिविडेंड पे नहीं कर पाए हो, इन सारे सिनेरियोज में मेरे बच्चे कंपनी लायबल नहीं है। क्या इतना क्लियर हो गया? अब मैम एक बात बताओ, डिविडेंड जो है वो दिया कैसे जाएगा, मतलब मोड्स ऑफ डिविडेंड क्या होंगे? आइए अब इस बारे में बात करते हैं। रजे सुनना, अब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें से बहुत बार सवाल आ जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड कि हमारे डिविडेंड में सवाल कहां से आएगा। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट मोड ऑफ पेमेंट डिविडेंड, कैश के थ्रू जा सकता है, चेक के थ्रू जा सकता है, वारंट के थ्रू जा सकता है एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जा सकता है। दोबारा, जब आप बात करते हो डिविडेंड की, जब आप किसकी बात करते हो रजी? डिविडेंड की। तो डिविडेंड पे कैसे होता है? डिविडेंड पे कैसे होता है? या तो कैश से, या तो चेक से, या तो वारंट से, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से। दोबारा, या तो कैश से, या तो चेक से, या तो वारंट से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से। दोबारा, या तो कैश से, या तो चेक से, या तो वारंट से, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश, बट काइंड में डिविडेंड नहीं जा सकता है। डिविडेंड पेबल इन कैश may be paid payable through at check or warrant or electronic mode of payment approved by RBI, approved by RBI। तो यहां तक मेरे बच्चे, हाँ जी रजी। तो अब एक बार आईपीएफ के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अनपेड अकाउंट में पैसा 7 साल तक पड़ा रहेगा, राइट, एंड 7 साल के बाद वो चला जाएगा आईपीएफ में। तो क्या मैम हम आईपीएफ से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। अब आईपीएफ है क्या, आईपीएफ में कौन सा पैसा जाएगा, आईपीएफ का जो पैसा आईपीएफ में जाएगा उसका यूज क्या होगा, एक बार वो पढ़ लेते हैं रजे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन नंबर 125, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो फंड है ये क्यों बनाया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन of investor education and protection fund, government has on 7 September 2016 established investor education and protection fund authority। क्या इस्टेब्लिश की गई है रजे? आईपीएफ अथॉरिटी। वो क्या अथॉरिटी इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of administration of investors education protection fund, make refunds of share, unclaimed dividend, mature deposits to investors and to promote awareness among the investors। अब इसमें ये सवाल आ सकता है कि कौन कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा और कौन कौन सा अमाउंट डेबिट होगा आईपीएफ में से। आइए, वो कह रहा सबसे पहले तो कोई भी अमाउंट सीजी या एसजी ने अगर ग्रांट के तौर पे दिया है तो वो आएगा, डोनेशन दी है तो वो आएगा।
अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा जो अनक्लेम्ड पड़ा है 7 साल से वो आईपीएफ में आ जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में था जब वो 1956 वाले कंपनीज एक्ट में बना था वो 2013 में आ जाएगा। उसके बाद आईपीएफ की पैसे से कहीं इन्वेस्टमेंट हुई थी, उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट आया, वो पैसा आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन मनी आई कहीं से फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और अभी रिफंड नहीं हुई, वो पैसा आईपीएफ में आ जाएगा। डिपॉजिट्स मैच्योर हो गए, वो पैसा आईपीएफ में आ जाएगा। डिबेंचर्स मैच्योर हो गए, वो पैसा आईपीएफ में आएगा। इन दोनों के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, वो पैसा आईपीएफ में आएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स की सेल से जो पैसा आया वो आईपीएफ में आएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का वो पैसा जो अभी रिडम्पशन के लिए ड्यू है वो पैसा, और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ये सारे पैसे आईपीएफ में क्रेडिट होंगे। ये सारे पैसे क्या होंगे रजे? आईपीएफ में क्रेडिट। एक बार दोबारा, कौन कौन सा पैसा रजे आईपीएफ में क्रेडिट होगा? सीजीएसजी ने कोई ग्रांट दिया है, उसके बाद डोनेशन दिया है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कोई पैसा है, आईपीएफ जो 1956 में बना था उसमें कोई पैसा है, उसके बाद एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट पे आई थी रिफंड के लिए ड्यू है, मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर डिबेंचर्स, इन पे इंटरेस्ट, सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की सेल प्रोसीड्स, राइट, एंड एनी अदर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, अब इस पैसे को आप यूटिलाइज कहां करोगे ये भी देख लेते हैं जी। जो ये पैसा है रजे, अब ऑब्वियसली अनक्लेम डिविडेंड है, मैच्योर डिपॉजिट्स पड़े हैं, डिविडेंड पड़े हैं, तो क्या वो पैसा उनको वापस कराने के लिए यूज हो सकता है? बिल्कुल जी, आप उनको वापस कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए ये पैसा यूज हो सकता है? बिल्कुल, देखो क्या लिखा हुआ है, द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर, ये पैसा यूज करो। इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस प्रोटेक्शन के लिए इस पैसे को यूज करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसचार्ज अमाउंट एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइड एप्लीकेबल उनको दे दो। रियम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इन परसुइंग क्लास एक्शन सूट्स, उसका पैसा आईपीएफ से जा सकता है। और एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, इनका पैसा आईपीएफ से क्या हो जाएगा रजी? डेबिट। पैसा आईपीएफ से क्या हो जाएगा? डेबिट। अब मेरे बच्चे समझो, अगर आपको जो है प्रोसेस, आपको आईपीएफ से पैसा निकलवाना है, मतलब मेरा पैसा आईपीएफ में पड़ा है, अब मुझे वो पैसा आईपीएफ से निकलवाना है, तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी फाइल्ड बाय ए क्लेमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे आप आईपीएफ 5 फॉर्म फिल करके। कौन सा फॉर्म है? आईपीएफ 5, जो आपको क्या मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा? www.ipf.gov.in। उसके बाद आप जो है कंपनी को डॉक्यूमेंट सेंड करोगे उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ काफी सारी डिटेल्स होंगी। उसके बाद मेरे बच्चे एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट होएगा, ठीक है। उसके बाद कंपनी एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट सेंड करेगी। वेरिफिकेशन के बाद अथॉरिटी देखा जाएगा कि किसको अमाउंट रिफंड करना है, और ये पूरा प्रोसेस 60 दिन में हो जाना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस कितने दिन में हो जाना चाहिए रजे? 60 दिन में हो जाना चाहिए। आईपीएफ के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेबिट क्रेडिट आपको बेसिकली इसका पता होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कंसेप्ट आता है रजे, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। टॉप 1000 कंपनीज की जब हम बात करते हैं, कितनी कंपनीज की बात करते हैं रजे? टॉप 1000 कंपनीज की जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली लिस्टेड, उनको क्या बनाना है? एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। उनको क्या बनाना है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अच्छा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में रजी क्या क्या लिखा जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां डिविडेंड मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां डिविडेंड नहीं मिलेगा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां शेयर होल्डर्स को ये सोचना चाहिए कि भाई अब डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स की क्या पॉलिसी है, कब कब कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी, टैक्स का क्या सिस्टम है, ये सारी चीजें हर एक कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में लिखनी होती हैं, ठीक है। ये हमने रूल 3 कर लिया, ठीक है जी, ओके। प्रोसीजर्स करने की आपको जरूरत नहीं है,
एक बार ऊपर चलते हैं, देख लेते हैं हमारा कुछ छुटा है तो। डिस्क्लोजर्स अभी नहीं करना, डिस्क्लोजर्स आपको आगे आने वाले चेक में बता दिया जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ डिविडेंड चेक्स, वारंट्स एंड डिविडेंड रजिस्टर्स, वेयर द कंपनी हैज गिवन एन अंडरटेकिंग टू द बैंक फॉर प्रिजर्वेशन और सेफ कीपिंग ऑफ द डिविडेंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, द स्टेट्स इंस्ट्रूमेंट शेल बी प्रिजर्व्ड फॉर सच पीरियड और 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच एवर इज लॉन्गर। वो कह रहे हैं यूजुअली 8 साल के लिए आपको डिविडेंड चेक को, डिविडेंड वारंट को या डिविडेंड रजिस्टर को प्रिजर्व करके रखना है, लेकिन जहां आपने बैंक को अंडरटेकिंग दी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट के तहत कि हम इतने टाइम तक प्रिजर्व करके रखेंगे, विच एवर इज लॉन्गर, यूजुअली 8 years, बट अगर बैंक को जो अंडरटेकिंग दी है उसका पीरियड लॉन्गर है तो वो लॉन्गर पीरियड चलेगा, ठीक है। द डिविडेंड वारंट ऑल्सो फॉर 8 years। डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड, जब डिक्लेयर हो जाता है तो डेट बन जाता है एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। याद रखना, जब एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, जब एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया वो डेट बन जाता है, लेकिन जब डिविडेंड प्रपोज्ड होता है तब डेट नहीं बनता। देखो, द राइट ऑफ मेंबर टू क्लेम डिविडेंड अराइजेस ओनली आफ्टर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ईदर बाय द कंपनी इन एजीएम और इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग। until and unless it is so declared, no member has any claim against the company in respect thereof, even though the company have sufficient profits. Members cannot compel the company by the process of law to declare dividend। हमेशा ये याद रखना मेरे बच्चे, एक डिविडेंड अगर एक बार डिक्लेयर हो गया, देखो अगर डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, प्रपोज हुआ है, तो वो डेट नहीं बनेगा, तो वो डेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, एक बार डिविडेंड क्या हो गया जी, डिक्लेयर, तो वो क्या बन जाएगा, डेट। तो वो क्या बन जाएगा, डेट। मतलब आप ये कह रहे हो मैम कि जब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक वो डेट नहीं है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो गया वो डेट है, यस, और वो रिवोक नहीं हो सकता, यस। डिविडेंड सिर्फ रिकमेंड किया है, तो क्या मेंबर बोल सकते हैं, क्या कंपनी को कंपेल कर सकते हैं कि भाई हमें डिविडेंड दिया जाए? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, मेंबर्स कंपेल नहीं कर सकते। क्या इतना क्लियर है? ईआईपीएफ की हमने थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है। इफेक्ट ऑफ, अब आगे चलते हैं, देखते हैं, हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज की भी बात करी है थोड़ी सी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसकी बात कर ली, अनपेड डिविडेंड अकाउंट की हमने बात करी है रजे। लाइबिलिटी टू पे फाइनल डिविडेंड, क्या कंपनी पे लाइबिलिटी रहती है? बिल्कुल रहती है। डिविडेंड कैसे देना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिविडेंड 5 days के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। अच्छा, डिविडेंड किसको दोगे रजी आप? अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। किसको दोगे? अपने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। वो नहीं है तो उसके डिसीज्ड मेंबर को, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, वो इंसॉल्वेंट है तो उसके असाइनी को। अब वो कह रहा है वेवर ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड, रिसीट ऑफ डिविडेंड इज अ राइट ऑफ द शेयर होल्डर नॉट एन ऑब्लिगेशन। वो कह रहा है डिविडेंड अगर मिल रहा है तो वो शेयर होल्डर का राइट है, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन अंडर दिस एक्ट टू डील विद द वेवर ऑफ डिविडेंड, हेंस सच प्रोविजन मे बी कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। अब वो कह रहा है देखो, वेवर से रिलेटेड पूरे कंपनीज एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप डिविडेंड वेव कर सकते हो या नहीं, ये आपका राइट है, तो कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं। तो वेवर से रिलेटेड अगर कोई भी बात आर्टिकल्स में लिखी होगी तो आर्टिकल्स की चल जाएगी, ठीक है। आइए, डिविडेंड कभी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं दिया जाएगा रजे। डिविडेंड हमेशा किससे दिया जाएगा बताइए? डिविडेंड हमेशा बोर्ड मीटिंग करवा करके दिया जाएगा। देखो ये देख लेते हैं सबसे पहले किस किस को डिविडेंड मिलेगा। कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, डेथ हो गई है तो नॉमिनी अगर उसका कोई है, और अगर जॉइंट शेयर होल्डर है तो सर्वाइविंग जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है उसको मिलेगा, और दोनों मिल गए तो नॉमिनी को मिल जाएगा। उसके बाद इंसॉल्वेंट है और तो असाइनी को मिलेगा, कंपनी थी तो लिक्विडेटर को मिलेगा, और अगर उसका एस्टेट, उसकी जो एसेट्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी तो अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाएगा, और अगर आईपीएफ में शेयर्स पड़े थे तो आईपीएफ में जाएगा। दोबारा देखो, अर्ली का रजिस्टर्ड ऑनर को मिलेगा,
ठीक है, वो मर गया तो नॉमिनी को मिलेगा, जॉइंट थे तो जो सर्वाइविंग है उसको मिलेगा, दोनों मर गए तो दोनों ने जो नॉमिनी अपॉइंट किया होगा उसको मिलेगा। और अगर वो इंसॉल्वेंट है, वो मेंबर था तो उसके असाइनी को मिल जाएगा, इंडिविजुअल था, वो कंपनी थी तो उसको मिल जाएगा बेसिकली लिक्विडेटर को। ठीक है, आईपीएफ में पढ़े हैं तो आईपीएफ में चलेगा। आइए एक बार प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड पे बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, ये हमने पढ़ाई है। हाउएवर दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट। से मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो आप प्रेफरेंस को भी डिविडेंड नहीं देंगे रजे। प्रेफरेंस को भी डिविडेंड जाता कब है, जब प्रॉफिट्स है। सिंस द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज गवर्न्ड बाय द टर्म्स ऑफ इशू ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, द बोर्ड में डिक्लेयर डिविडेंड। ठीक है, अब नॉर्मली कर सकते हैं। द राइट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रिसीव डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट्स। ये मैंने हम कर ही लिया, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो मेरे बच्चे सुनना, क्या पहले प्रेफरेंस को मिलेगा? द आंसर इज यस, पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। अच्छा, अब आपने एक बात बोली कि डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा, बट मैम हमने सेक्शन 90 में पढ़ा था कि एक बेनिफिशियल ऑनर भी होता है, 89 में हमने पढ़ा था कि बेनिफिशियल और रजिस्टर्ड दोनों होते हैं। रजिस्टर्ड वो होता है जिसका नाम आता है बुक्स में, और बेनिफिशियल वो होता है जिसको बेसिकली सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मान लो अगर रजिस्टर्ड और बेनिफिशियल का सीन है तो किसको मिलेगा डिविडेंड? देखिए, एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड इट्स टुवर्ड्स द मेंबर, नॉट टुवर्ड्स द बेनिफिशियल ऑनर। जो डिविडेंड है वो किसको दिया जाएगा? मेंबर को, बेनिफिशियल ऑनर को नहीं। However, the dividend may be paid to beneficial owner where the shareholder instruct the company to do so। अब वो कहता है कि भाई देख, आपका अगर मान लो एक रजिस्टर्ड मेंबर है और एक बेनिफिशियल ऑनर है, तो डिविडेंड हमेशा किसको दिया जाएगा? मेंबर को, बेनिफिशियल ऑनर को नहीं। लेकिन अगर मेंबर खुद बोलता है कि जो मेरा डिविडेंड है वो बेनिफिशियल ऑनर को दे दो, तो क्या दे दिया जाता है? यस। Since section 123 includes payment of dividend to the registered shareholder or to his order, the company shall pay the dividend according to the instructions given। याद रखना मेरे बच्चे, अगर कहीं सुनना बेनिफिशियल ऑनर की बात आती है तो यूजुअली शेयर जो डिविडेंड होता है वो रजिस्टर्ड होल्डर को दिया जाता है। बट अगर उसका कोई बेनिफिशियल ऑनर है और रजिस्टर्ड होल्डर इंस्ट्रक्ट कर दे कि डिविडेंड बेनिफिशियल ऑनर को दो, तो कंपनी को डिविडेंड बेनिफिशियल ऑनर को देना पड़ेगा। वाइल फर्दरिंग दिस कंटेंशन फॉर डीम्ड डिविडेंड, ये इनकम टैक्स एक्ट वाला आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो। ठीक है, आइए ये हम लोगों ने कर लिया। डेट फॉर डिटरमाइनिंग एंटाइटल टू डिविडेंड, बच्चे एक रिकॉर्ड डेट फिक्स होती है। द कंपनी में क्लोज इट्स रजिस्टर टू फिक्स अ रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग किसको शेयर मिलेगा, किसको क्या मिलेगा? शेयर। Fixing of record date for payment of dividend, all shareholders on the record date shall be eligible to receive dividend। Listed entity shall give a notice in advance of at least 7 working days to the recognized stock exchange of the record dates। record date के कम से कम 7 दिन पहले आप ये बात स्टॉक एक्सचेंज को बता दोगे, और मेरे बच्चे जो रिकॉर्ड डेट को शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें क्या मिल जाएगा? जल्दी बताओ। वो एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। वो क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, वो क्या कह रहे हैं? एज पर रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी एलओडीआर, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज को क्या बनानी है रजे? डीडीपी। डीडीपी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, जिसमें क्या लिखा होगा? ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज मे और मे नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड्स, द फाइनेंशियल पैरामीटर्स दैट विल बी कंसीडरिंग व्हाइल द डिविडेंड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कंसीडर करने जरूरी है, पॉलिसी की रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कैसे यूटिलाइज होंगी, और पैरामीटर्स कि भाई वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स को डिविडेंड कैसे दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या क्या लिखा होता है रजे? सर्कमस्टांसेस जिसमें लिस्टेड एंटिटी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं जो डिविडेंड देते टाइम कंसीडर किए जाएंगे, कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड देते टाइम कंसीडर किए जाएंगे, पॉलिसीज की रिटेन्ड अर्निंग कैसे यूटिलाइज होंगी, एंड वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स के लिए आप क्या करोगे रजे? अडॉप्ट। आप क्या करोगे? अडॉप्ट। क्या इतना क्लियर है?
आइए एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग सिचुएशन डिपिक्ट्स द एडजस्टमेंट ऑफ सम ड्यू फ्रॉम द मेंबर इन कैपेसिटी अदर देन मेंबर। याद करो हमने एक सवाल किया था कि डिविडेंड आप एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है, कि अगर आपने 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया तो आपको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन आप वो सम एडजस्ट कर सकते हो। तो देखते हैं कौन सा सम एडजस्ट हो सकता है। देखिए, मिस्टर जॉन इज ए डेटर एज वेल एज मेंबर ऑफ एक्स लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी है। एक्स डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑफ 5,000 ऑन द शेयर्स owned by Mr. John and proposed to adjust the amount against the debt of 10,000 due from Mr. John। मतलब कंपनी से जॉन ने 10,000 रुपए लिए हुए थे, ठीक है, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 5,000 का। इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड मे एडजस्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड ओनली अगेंस्ट कॉल इन अर्रियर्स और एनी सम ड्यू फ्रॉम मिस्टर जॉन इन द कैपेसिटी ऑफ द मेंबर एंड नॉट अदरवाइज। देयरफॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर जॉन इन द कैपेसिटी ऑफ द डेटर विल नॉट बी एडजस्टेड एंड द कंपनी नीड टू पे द डिविडेंड अमाउंट टू जॉन। वो कह रहा भाई देख, जो एडजस्टमेंट की बात आ रही है ना, वो सिर्फ उतना ही सम एडजस्टेड होगा जितना एज ए शेयर होल्डर ड्यू है। जितना क्या है रजे, एज ए शेयर होल्डर ड्यू है, उससे ज्यादा सम एडजस्टेड नहीं होगा, उससे ज्यादा सम एडजस्टेड नहीं होगा। अगर आपको कंपनी को पैसा देना है इन अमाउंट ऑफ डेटर और एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन, तो वो अमाउंट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद एक देख लेते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल इफ एक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी होती और उसने रेगुलेशन 84 ऑफ टेबल एफ अडॉप्ट किया होता, देन इट कैन ओनली एडजस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर जॉन इन रिलेशन टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड नॉट अदरवाइज। मतलब सेम, नॉट अदरवाइज की डेट का वो नहीं हो सकता, ओनली विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स का होगा एंड डिविडेंड जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है रजत, उसके बाद हम लोगों ने अपना ऑलमोस्ट पूरा डिविडेंड कंप्लीट किया है। आपको डिविडेंड से रिलेटेड हर चीज़ मैंने बता दी है। बस एक चीज़ है रजे कि अगर सुनना, कंपनी है जो डिविडेंड दे रही, सेक्शन 8 कंपनी है रजे, वो कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकती। और इन केस अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, अगर आपने क्या किया है रजे, डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट किसमें आपने किया है, डिपॉजिट्स में, उसकी रीपेमेंट में, तो भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर नहीं पाओगे। एक बार ये देख लेना, अ कंपनी शैल नॉट बी डिक्लेयर एनी डिविडेंड अगर उसने किस में डिफॉल्ट किया है मेरे बच्चे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द करंट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन एंड द डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। इन सारे सिनेरियोज में मेरे बच्चे कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर सकती। एक देखो, सेक्शन 8 कंपनी तो वैसे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। नॉर्मल कोई कंपनी है जिसने डिपॉजिट्स में डिफॉल्ट किया है, वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। और एक मेरे बच्चे ऐसी कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन टू अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनी भी रजे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चे यहाँ तक हमने डिविडेंड की सारी बातें जो है अच्छे से समझ ली है। एंड आई होप ये जो वन शॉट है डिविडेंड का, ये मेरे सब बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। रजे, कैसा लगा ये वन शॉट? मेक श्योर कि आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच रजे। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 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 डे रजे। थैंक यू सो मच।